स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी सेहत की, बात होगी कोरोना से बचाव की और बात होगी कोरोना महामारी से निपटने की। देश में कोरोना वायरस का संकट छाया हुआ है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कई जगह अस्पतालों में डॉक्टरों की लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो कई जगह इन मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स खुद की जान जोखिम में डालकर कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने लोगों को और डरा दिया है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। लोग बेड, दवाओं, यहां तक कि थर्मामीटर्स और ऑक्सीजन मीटर जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। डॉक्टर्स के अनुसार संक्रमित होने वाले ज्यादातर लोगों में या तो हल्के लक्षण होते हैं या फिर लक्षण दिखते ही नहीं। यदि कोई खास दिक्कत ना हो तो लोगों को हॉस्पिटल भागने के बजाय घर में रहकर ही उपाय कर लेने चाहिए। इन दिनों व्यक्ति को जरा सी सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार हुआ ही नहीं कि सीधे अस्पताल भागने लगता है। इस वक्त अस्पतालों में ना तो बेड हैं और ना ही ऑक्सीजन की सही व्यवस्था। हालात बहुत खराब हैं। वहीं बार बार अस्पताल आने जाने के चक्कर में आप और आपका परिवार संक्रमण की चपेट में आ सकता है। इसलिए जल्दबाजी में अस्पताल में जाने की भूल नहीं करनी चाहिए। कोरोना संक्रमण से कैसे बचाव करें, अगर आप कोरोना संक्रमित हैं तो आप घर पर कैसे अपना इलाज करें, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कोरोना काल में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इन सभी सवालों पर बात करने के लिए हम अपने दर्शकों के लिए डॉक्टरों का खास पैनल लेकर आए हैं, जो इस कोरोना काल में आपकी सेहत से जुड़े हर सवालों का जवाब देंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल जुड़ गया है। हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि आखिर इस वक्त इस भयंकर महामारी में कैसे बचाव किया जाए। एक बड़ी चुनौती है सभी के लिए। हमारे साथ डॉक्टर नीरज कुमार, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर आकाश माथुर, कोविड एक्सपर्ट, SGPGI से जुड़ गए हैं, आपका भी डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर अवध दुबे, पूर्व IMA अध्यक्ष भी जुड़ गए। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अवध दुबे जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से ये कोरोना महामारी का संकट गहराता जा रहा है, लोग बेबस हैं, बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, यहाँ तक जो आइसोलेशन में हैं वो भी फिलहाल सुरक्षित नहीं है। ऐसा कैसा बचाव करें, ऐसा क्या हम लोग अपनी दिनचर्या को ठीक करें ताकि अगर हमें बेड ना मिले, अस्पताल ना जाए, घर पर भी रहकर हम इसका इलाज कर सकें? देखिए, प्रमुख बात जो आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट रेज करी है कि अचानक एक बहुत तगड़ी आंधी आती है और उसका जो असर होता है उसको थोड़ा टाइम लग जाता है उसको ठीक करने। तो ये सारा प्रकरण जो हो रहा है इसमें कोरोना की पिछले की पृष्ठभूमि और अभी जो स्ट्रेन्स आ रहे हैं उनकी पृष्ठभूमि में थोड़ा अंतर है। जो अभी वाले हैं वो कम समय में ज़्यादा घातक भी हैं और वो सिम्टमलेस भी हैं। तो इसलिए एक ये प्रश्न कि अगर उनको जगह ना मिले तो वो घर में क्या करें, तो सबसे पहले तो ये है कि उनको अपनी 2 जांच अवश्य करा लेनी चाहिए। यदि जरा भी सिम्टम्स मालूम हो रहे हैं या किसी से आशंका है, एक तो RT-PCR और दूसरे चेस्ट का CT स्कैन, जिसको HRCT स्कैन बोलते हैं। ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों आपको ये असर्टन कर सकते हैं कि कोरोना के लक्षण किसी भी रूप में आपके अंदर हैं कि नहीं। यदि वो कम है तब तो आप घर में क्वारंटाइन हो सकते हैं। अदरवाइज आपको इन दोनों लक्षणों में सीवियरिटी को देखते हुए, जो कि उसमें इंडिकेशन आ जाता है, उसके नंबर्स के हिसाब से, अगर वो नंबर ये इंडिकेट करते हैं कि आपको हॉस्पिटल में रहना ही पड़ेगा, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी ही, तो आपको फौरन ही
जो गवर्नमेंटल सिस्टम्स हैं उनके माध्यम से जितने भी प्राइवेट नर्सिंग होम्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल इस समय उपलब्ध हैं, जैसे आज उत्तर प्रदेश में योगी जी का स्टेटमेंट आया है कि जितने भी जगह जो अस्पताल कोविड से कनेक्टेड हैं उनको सारे बेड की ऑक्यूपेंसी अगले दिन सवेरे मालूम रखनी पड़ेगी, जो कि कोई भी व्यक्ति जान सकता है कि कहाँ पर हमें कितने बेड्स उपलब्ध हैं। तो इसलिए वो भागदौड़ वाली चीज मुझे लगता है कि 2-3 दिन में शांत हो जाएगी। यदि आप घर पर रहकर अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो उसके लिए सेल्फ आइसोलेशन है, जो कि बहुत ही, अगर समझा जाए तो बहुत सिंपल है। अगर आपके घर में 2 कमरे भी हैं और अगर 2 लैट्रिन बाथरूम हैं तो आप एक में अपने को अंदर रूम में बंद रहिए, आपके परिवार के बाकी सदस्य आपको जो खाने पीने की सेवा है वो उपलब्ध कराते रहें। एक स्टैंडर्ड रिजीम है ट्रीटमेंट का, वो ट्रीटमेंट का रिजीम सबको बहुत अच्छी तरह से मालूम हो गया, उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वो ट्रीटमेंट फॉलो कर दीजिए और जो आपकी रीडिंग आई है उसके हिसाब से गवर्नमेंट आपसे कांटेक्ट करेगी। और अगर आपके सिम्टम जरा भी गड़बड़ हो रहे हैं तो आप बिल्कुल मत छुपाइए। एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं, अगर ऑक्सीजन की कमी ज्यादा हो जाती है, जो कोविड पेशेंट है, क्या वो घर पर रहकर ऑक्सीजन सिलेंडर से अपने आप को ठीक कर सकता है? कि अगर ऑक्सीजन की कमी है और अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो अभी एक छोटा सा उपाय ये है, वो बहुत कारगर तो नहीं लेकिन कुछ हद तक कारगर होता है, कि आप पेट के बल लेट जाएं और पैर के नीचे तकिए रख लें और ऊपर धड़ के बीच में भी पीछे तकिए हों, जिससे कि आपके पेट और लंग्स पर प्रेशर पड़े तो जो उनके सांस लेने की क्षमता होती है वो काफी कुछ सहायक हो जाती है आपको कुछ हद तक बचाने के लिए। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, अनिल मुरादाबाद से। अनिल, अपनी बात कहिए। मैं सीनियर सिटीजन हूँ जी। हेलो जी अनिल, हम सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात कहिए। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, डायबिटीज हूँ, 30 साल से इंसुलिन पे हूँ। कोरोना से बचने में क्या सावधानी बरतनी है पूछना चाहता हूँ। हर समय मास्क पहनता हूँ, ग्लव्स पहनता हूँ, मुझे जूते पहनता हूँ, सब ढका रहता है, गमछा बांधता हूँ। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अपना सवाल करने के लिए। तो लगातार जो कोरोना संक्रमण है बढ़ता जा रहा है। वापस आएंगे डॉक्टर साहब के पास। हमारे साथ डॉक्टर आकाश माथुर जी भी जुड़े हुए हैं और डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर आकाश जी, आपके पास आऊँगा कि जिस तरह से हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल पा रहा, अगर किसी पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसको ऑक्सीजन मुहैया हो जाती है, क्या वो उस ऑक्सीजन को वो घर पर भी ले सकता है? क्योंकि ज़्यादातर केसों में ये देखा गया, अगर ऑक्सीजन का लेवल अगर ठीक नहीं है तो आपकी जान भी जा सकती है। देखिए, यदि ऑक्सीजन के लिए बेड अवेलेबल नहीं है अस्पताल में तो बिल्कुल एक डेस्परेट मेजर के रूप में ऑक्सीजन घर पे लगाया जा सकता है, लेकिन बिना मॉनिटरिंग के हम लोग रूटीन तौर पे एडवाइस नहीं करेंगे कि आप घर पे ऑक्सीजन का प्रयोग करें, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये असेस करना कि किस मरीज को ज़रूरत है और कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ रहती है। ऐसे में ऑक्सीजन वेस्टेज होना, और एक और चीज हमने देखा कि आजकल लोग ऑक्सीजन को, जो लोग समर्थ हैं वो लोग ऑक्सीजन को सिलेंडर्स वगैरह अपने घर पे लेके पहले से ही रख रहे हैं, जिसके कारण अस्पतालों में इसकी कमी हो सकती है। तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि जो भी मरीज ऑक्सीजन पे है वो हॉस्पिटलाइज सेटिंग में ही इलाज कराए। लेकिन यदि आप घर पे भी हैं तो एक चीज बहुत जरूरी है समझना कि यदि आप ऑक्सीजन का उपयोग घर पे कर रहे हैं तो आप अपना जो ब्लड का सैचुरेशन लेवल है उसको 92 के अराउंड मेंटेन करने 90 to 92 के अराउंड मेंटेन करने की कोशिश करें। उसमें ये ना देखें कि हमने ये देखा है फिजियोलॉजी में कि 92 से अबव जब ब्लड सैचुरेशन जाता है तो ऑक्सीजन कर्व प्लेटो हो जाता है। इसका मतलब उसके ज्यादा ऑक्सीजन देने का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, यानी कि मरीज को फायदा नहीं है। तो ये कोशिश ना करें कि हमारा ब्लड का सैचुरेशन जो है ऑक्सीजन का 98, 96 रहे। यदि 92 के अराउंड भी वो है तो बिल्कुल पर्याप्त है। दूसरा, जैसे डॉक्टर अवध जी सर ने बताया कि एक प्रोन पोजीशनिंग जिसको हम कहते हैं पेट के बल लेटना, वो कोशिश की जा सकती है। इसके अलावा जो रूटीन स्टैंडर्ड मेडिकेशन है वो चालू करना बहुत जरूरी होता है। जहां मरीज ऑक्सीजन पे जाता है, यानी कि वो
सीवियर इलनेस में कैटेगराइज हो जाता है, तो ऐसे में स्टेरॉइड तथा अन्य मेडिसिन का भी रोल आ जाता है। तो निश्चित रूप से ये सलाह तो नहीं दी जा सकती कि ऑक्सीजन के साथ घर पे मरीज अपना इलाज करे, लेकिन यदि डेस्परेट कंडीशन है, बिल्कुल यदि इलाज चालू कर दिया गया है, तो ये कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखा जा सकता है। जी, हम डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी कुछ ही दिन पहले WHO ने गाइडलाइन जारी की है खान पान को लेकर कि आपको किस तरह से खाना खाना है, खाने में साफ सफाई बरतने की बात कही गई है, कच्चे खाने को ठीक से पकाना है और कच्चे खाने को अलग रखना है, बहुत सारी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जी जी बिल्कुल। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों का जो सामान्य लोगों का खाना है वो बैलेंस नहीं है। हमें कितना क्या खाना चाहिए यही जानकारी नहीं, और वेस्टर्न कल्चर हावी हो रही है। जी। मैं आपके इस बहुत ही महत्वपूर्ण मीडिया के माध्यम से पब्लिक को ये अपना नॉर्मल खाना खाएं, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी फल, और पानी कुछ ज्यादा पिए, बिना प्यास के पानी पिए। और घर के अपनी जो रसोई है, किचन है, उसमें जो औषधियां मसाले होते थे, हमारे पिताजी या दादा लोग खाते थे, जैसे कि सिंपल चीज है कि लहसुन है, प्याज है, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है, गुड़ है, इनका सेवन जरूर करें किसी माध्यम से, काढ़ा बना के चाय में डाल के या इस तरह से। बाकी अलग से विटामिन इसलिए जरूरत पड़ती है कि हमारी जो डाइट बैलेंस नहीं है। तो इसलिए कोविड में तुरंत फुरत इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आरिश जी कोई ऐसा नुस्खा नहीं है, और जो लोग क्लेम करते हैं मैं उससे कतई सहमत नहीं हूं कि आप ये मसाला खा लीजिए, ये काढ़ा पी लीजिए तो ठीक हो जाएंगे। हाँ, भपारा लेना या गर्म गुनगुने पानी से गरारा करना वो तो सहमत हैं, लेकिन कि इम्यूनिटी, ये काढ़ा पी लीजिए, इम्यूनिटी कोई जादू नहीं है। इम्यूनिटी ये पैदाइशी होती है, लाइफ स्टाइल से होती है, पोषण से होती है, और उसकी उम्र के हिसाब से होती है। हर व्यक्ति की जो बॉडी है वो उसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, उसका अलग अलग नेचर होता है। डॉक्टर साहब, रुकना चाहूंगा आपको, एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, अयाज अहमद। अयाज, अपनी बात कहिए। अयाज, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहे हैं जी, अपनी बात कहिए। मैं फिर कहने जा रहा था, हरिद्वार के मुख्यमंत्री जी ने कहा था ना कि गंगा जी में स्नान कर लो तो सबका कोरोना भाग जाएगा, तो इसके लिए कोई इनको सबको बोल दीजिए कि गंगा में स्नान कराया तो कोरोना सब चला जाएगा। जी, फिलहाल हमारा वो मुद्दा नहीं है, हम दूसरे मुद्दे पर बात कर रहे हैं। एक और दर्शक जुड़ गई हैं, आरती हमारे साथ, कानपुर से। आरती, अपनी बात कहिए। जी हेलो। जी आरती, अपनी बात कहिए। जी नमस्कार जी, मैं आरती बोल रही हूँ कानपुर से। जी नमस्कार। जी, मैं ये जानना चाहती हूँ क्या गर्भावस्था के दौरान क्या क्या प्रिकॉशंस बरतने चाहिए? जैसे मेरा 3 मंथ चल रहा है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या काढ़ा या गर्म चीजें क्या सुटेबल है मेरे लिए? बिल्कुल, हम बिल्कुल ये बात पूछेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, जिस तरह से जो प्रेग्नेंट लेडी हैं और उनके लिए खान पान की व्यवस्था और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो इस तरह से जो महामारी चल रही। हाँ जी जी, मैं प्रश्न इनका मैडम का समझ नहीं पाया। जी डॉक्टर साहब, इनका प्रश्न ये है कि जिस तरह से ये प्रेग्नेंट हैं 3 मंथ्स की, तो ये चाह रही थी उनका खान पान और किस तरह से प्रिकॉशन लें, इनको कोई परेशानी ना हो जिस तरह से कोविड का काल चल रहा है। जी, आपकी जो 3 महीने का वो है, गर्भवती हैं आप, तो एक तो गर्भ संस्कार एक नई विधा आई है, यानी कि आप अच्छे लोगों का, महान लोगों का वो पढ़ें, मेडिटेशन करें, योग करें, ध्यान करें, जिससे कि गर्भ संस्कार, चूंकि इस विषय पे इस वक्त शायद इसके लिए स्कोप नहीं है। एक तो ये हुआ। दूसरा, आप सामान्य जो खाना खाती हैं उससे थोड़ा सा 10% एक्स्ट्रा लें, खासकर प्रोटीन, यानी दालें हैं, सोयाबीन है, मूंगफली है, और ये पनीर है, और सब्जियां हैं। इसके अलावा आपको 2-3 महीने के बाद आयरन शुरू करना पड़ेगा, जब 5 महीने को हो जाएंगे। आप सामान्य रहें, सामान्य दिनचर्या रखें। गर्भ संस्कार आप गूगल पे जाकर के देख लें,
उसका जरूर पालन करें। जी और इसके बाद कोई और ये रोगी जो हैं आपके कोविड वगैरह उसका उनसे दूर रहें। आपको सलाह दे रहे हैं कि आप N95 या किसी तरह कपड़े का 3 लेयर वाला मास्क पहने, जिससे कि आपको संक्रमण ना हो, क्योंकि आपके गर्भस्थ शिशु को भी संक्रमण से नुकसान हो सकता है। दोनों ही इसलिए सुरक्षित रहें। ताकि जी आप एक और दर्शक जुड़ गए डॉक्टर साहब हमारे साथ, नंदिता झारखंड से। नंदिता, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी, बोल रहे थे बच्चा को कैसे बचाया जाए ये कोविड से। जी, अपना सवाल रिपीट कीजिए। मैं बोल रही थी बच्चा को कैसे बचाया जाए, बच्चा का इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग जी की जी हो। जी 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 हम जी हम डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी आपके पास आएंगे। डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा जो बच्चे हैं उनको किस तरह से बचाया जाए, क्योंकि इस बार की जो स्ट्रेन है कोरोना की सेकेंड वेव, वो ज़्यादातर बच्चों और युवाओं पर इसका ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, इस बार देखा गया है कि जी जो 10 से लेकर के 20 साल तक के बच्चे हैं, इन पे भी कोरोना 2 जो हमारा ये लहर है जी उसका असर देखा जा रहा है और बच्चे भी आ रहे हैं। इसमें जो सावधानियां हम बड़ों में बरतते हैं वो बच्चों में भी बरतें, यानी कि प्रॉपर साइज का मास्क उनको पहनाएं, उनको भीड़ भाड़ या सोशल डिस्टेंसिंग रखें, शादी ब्याह फंक्शन भूल जाएं, जी और बच्चे के साफ सफाई जैसे हाथ साबुन से धोना, सैनिटेशन वगैरह उसका ध्यान रखें। अगर बच्चे को अचानक बुखार, गले में खराश या सर्दी जैसे लक्षण लगते हैं जी तो कृपया करके उनकी भी कोविड के लिए टेस्ट कराएं, जिससे कि अगर पॉजिटिव हो तो एहतियात और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। जी, लेकिन बच्चों में एक चीज है कि बच्चों में मृत्यु दर ना के बराबर है, तो ये एक अच्छी बात है। बिल्कुल। लेकिन इस बार का जो कोरोना 2 है वो बच्चों को भी अफेक्ट कर रहा है, यंग पॉपुलेशन को कर रहा है, जी जो कि कोरोना 1 में ऐसा नहीं देखा नहीं गया था। था। जी जी, एक और दर्शक जुड़ गए हैं, अजय, देहरादून से। अजय, अपना सवाल कीजिए। ये सवाल है डॉक्टर से। हेलो जी, अपना सवाल कीजिए। सर, मेरा ये सवाल है, कैसे बड़े बड़े वीआईपी जो है इतनी केयर कर रहे हैं, जैसे हमारे कोई भी हीरो हीरोइन हो गया, नेता हो गए, जब इनको कोरोना हो सकता है, जो बिल्कुल बिस्लेरी का पानी या हर चीज से बचे हुए हैं, हर चीज से मतलब छुआछूत से हर चीज से दूर है, और जो आम जनता है जो मतलब झुग्गी झुग्गियों में रह रही है, उनका 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 तो फिर बुरा हाल होगा सर। फिर तो ये कोरोना बहुत आगे बढ़ेगा। तो डॉक्टर से यही सवाल है कि अगर उन लोगों को ये आराम से हो सकता है तो आम पब्लिक को तो फिर एकदम हो सकता है छुआछूत क्या या मास्क लगाना या कोई भी ये जरूरी बहुत कम हो सकता है सर, जब इतनी वीआईपी हर चीज बिल्कुल, हम से जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर नीरज के पास हम आएंगे। डॉक्टर नीरज, जिस तरह से सवाल है हमारे दर्शक का कि जो लोग पूरी प्रिकॉशन बरत रहे हैं, अपने घर पे रह रहे हैं, उनको भी कोरोना हो रहा है, और जो बाहर हैं उनको तो हो ही रहा है, तो किस तरह से इस जो नई वेब है इसको किस तरह से देखते हैं? डॉक्टर नीरज, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी डॉक्टर उन्होंने कहा है कि जो लोग पूरी प्रिकॉशंस बरत रहे हैं जी उनको भी कोरोना हो जा रहा है। जी तो इसके पीछे एक तो जो बड़ा कारण है बेसिकली ये है कि जैसे एक परिवार में 5 लोग हैं, एक है जो कि पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना दायित्व निभा रहा है, वो पूरे प्रिकॉशन रख रहा है, मास्क लगाता है, हैंड सैनिटाइजेशन सब प्रिकॉशन रख रहा है, बट दूसरे लोग हैं जो उनके परिवार के हो सकते हैं या उनके मित्र हो सकते हैं, वो उस प्रिकॉशन को नहीं बरत रहे हैं, वो आपसे मिलने आते हैं और उसमें भी वो आपको कोरोना आपकी गलती से ना होकर उनकी गलती से हो जा रहा है। या जैसे मैं अपने परिवार में हूँ, मैं कोई गलती करता हूँ तो जो लोग घर में हैं, जो घर से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, तो उनको भी कोरोना हो सकता है। जी तो ये जिम्मेदारी उन लोगों की बनती है जो ये लोग बाहर अगर जा आप रहे हैं। किसी के संपर्क में भी आ रहे हैं, घर पर भी हैं, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो आपको भी वो इन्फेक्ट हो सकता है। एक और दर्शक जुड़ गए हमारे साथ जोधपुर से। जी, अपना सवाल कीजिए। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अपना सवाल कीजिए। राजपाल, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। हाँ, अपना सवाल कीजिए। सर, मैं पूछना चाहता था कि अगर किसी बंदे को अगर 4-5 दिन कंटिन्यू बुखार आता है, गोली लेते हैं, उतर जाता है, फिर आ जाता है, फिर आ जाए, तो उसका क्या कोई ट्रीटमेंट होगा? जी, ये कोरोना के लक्षण तो नहीं होगा?
बिल्कुल। डॉक्टर आपका सवाल पूछेंगे डॉक्टर आकाश। जिस तरह से दर्शक कह रहे हैं कि उनको बुखार आता है फिर उतर जाता है, फिर आता है फिर उतर जाता है, और जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव नहीं आती है, ऐसे में क्या करें? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। नंबर वन तो ये है कि जिस तरीके से आज कोरोना का प्रसार हुआ है, तो आज कोई भी किसी भी तरह का बुखार है, खांसी है, जुकाम है, किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी सिम्टम है, और यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि हमें इस चीज़ की भी सावधानी बरतनी चाहिए कि यदि कोई हमें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पेट रोग संबंधित सिम्टम भी हो रहा है, जैसे कि दस्त है, उल्टी है, और खासतौर पे यदि हमारा मुंह का स्वाद चला गया है, हमें खुशबू नहीं आ रही है, तो ये सभी सिम्टम कोविड के हो सकते हैं, तो जांच कराएं। दूसरी चीज है कि जो नई वेव में यानी सेकेंड वेव में देखा गया है कि बहुत सारे लोग जिनको कि टिपिकल कोविड के सिम्टम्स है, उनका आरटीपीसीआर नेगेटिव आ रहा है। ऐसे दो कंडीशन में हो सकता है, या तो वायरल लोड कम है, उस कंडीशन में आरटीपीसीआर नेगेटिव आ सकता है। दूसरी चीज है कि नए वेरिएंट्स में आरटीपीसीआर कई बार नेगेटिव आता है। ऐसे में जैसा कि डॉक्टर अवध सर ने बताया ऑलरेडी कि यदि पेशेंट को टिपिकल सिम्टम्स हैं, परसिस्ट कर रहे हैं सिम्टम, तो सीटी स्कैन चेस्ट का कराया जाना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि सीटी स्कैन की सेंसिटिविटी खासतौर पे सेकेंड वेव में आरटीपीसीआर से भी ज्यादा मानी गई है। दूसरी चीज है, यदि आरटीपीसीआर भी नेगेटिव आ रहा है, बुखार आ रहा है, जा रहा है, सीटी स्कैन में भी कुछ ऐसा कोविड के सिम्टम नहीं है, तो निश्चित रूप से हमें ये भी सोचना होगा कि जहां हमारा सारा फोकस आज कोविड पे है, कोई अन्य बीमारी भी हो सकती है जिसके कारण बुखार हो, तो चिकित्सीय परामर्श से मुझे लगता है कि अन्य टेस्ट से आगे बढ़े। घबराने की जरूरत नहीं है। एक और दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, संजय इंदौर से। संजय, अपना सवाल कीजिए। सर, मेरा ये निवेदन था कि इंदौर जो कि हॉट स्पॉट बना हुआ है कोरोना का, यहाँ पर पूरे इंदौर में जहाँ जाए वहाँ पर कोरोना के पेशेंट निकल रहे हैं। यहाँ पर मास्क लगाकर घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, इसके बावजूद भी कोरोना फिर रहा है। इसके बचाव के लिए सर हमें कोई जानकारी दी जाए। जी, वापस हम डॉक्टर आकाश के पास आएंगे। डॉक्टर आकाश, जिस तरह दर्शक बोल रहे हैं कि लगातार गाइडलाइंस का पालन भी कर रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं, उसके बावजूद कोरोना हो रहा है, अब ऐसे में क्या करें? देखिए, सबसे पहले चीज तो जरूरी है कि हम लोग कई बार चीजों का आधा अधूरा पालन करके स्वयं ये मान लेते हैं कि हम पूरा रिगरसली और पूरा एक रिलीजियसली उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। एक तो चीज जो सामने आई वो ये है कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जहां आपको खुद ही सुरक्षित रहने, खुद ही सतर्क रहने के अलावा अपने परिवारजनों को भी सतर्क रखने की जरूरत है। भारत में हम सबका एक पारिवारिक परिवेश ऐसा है कि हम सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं, हम लोग साथ में बैठ के टीवी देखते हैं, हम लोग साथ में बैठ के कुछ काम करते हैं। ऐसे में यदि आप सारी सावधानी भी रख रहे हैं, मुझे नहीं लगता घर में परिवारजनों के साथ हम में से अधिकतर लोग घर में मास्क लगा के रखते होंगे। सभी परिवारजन अलग अलग घर में बाहर जाते हैं। ऐसे में यदि किसी और व्यक्ति को कोरोना है तो वो आपको भी हो सकता है। दूसरा ये कि हमारी मानसिकता इस देश में कई बार ऐसी हो जाती है कि अरे वीआईपी आदमी को हो रहा है तो हम तो आम आदमी, हम कैसे बचेंगे। तो हमें ये भी समझना होगा कि वीआईपी लोग सामाजिक जीवन में ज्यादा लोगों से मिलते हैं। और एक मैं बड़ी कड़वी बात यहाँ कहने जा रहा हूँ, जो हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगे, लेकिन आपको एक आम नागरिक के रूप में समझना होगा कि वीआईपी आदमी कैजुअल हो सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि जिस दिन वो बीमार होगा पीजीआई में उसके लिए बेड पहले से रिजर्व्ड है। आपको एक आम आदमी के रूप में दुगना सतर्क रहने की जरूरत है। आदमी को पूरी तरह सतर्क रहने की जरूरत है। हाँ डॉक्टर साहब, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारी हेल्थ कॉन्फ्रेंस लगातार चल रही है, आप जितने भी दर्शक हैं वो सवाल कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बच्चों तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं एक नई गिनती। 1, मास्क लगाएं अब हर एक। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस। आज हम बात कर रहे हैं किस तरह कोरोना से बचाव किया जाए, क्या खान पान आप रखें और अपनी दिनचर्या को कैसा बनाएं। इसके लिए हमारे साथ एक डॉक्टर्स का पैनल जुड़ा हुआ है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अपने आप को सुरक्षित कैसे रखा जाए। एक दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ, प्रिंस राजस्थान से। प्रिंस, अपना सवाल कीजिए। प्रिंस, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी प्रिंस, अपना सवाल कीजिए। हेलो डॉक्टर साहब, ये पूछ रहा हूँ कि क्या नाम है, ये डिप्रेशन की अगर मेडिसिन चल रही है तो ये कोविड-19 का टीका लगवा सकते हैं? जी एक बार फिर से रिपीट कीजिए अपना सवाल। एंटी डिप्रेशन जो मेडिसिन चल रही है सर, तो वो लगवा सकता है कोविड टीका? जी, हम डॉक्टर आकाश से जानेंगे इनका सवाल। ये कह रहे हैं हम अपना जो टीका है कोविड का उसे लगवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ तक मैं इनका सुन पाया, उन्होंने बोला कि उनका एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन चल रहा है एंड वो कोरोना का टीका लगवा सकते हैं या नहीं। तो इसमें ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है टीका लगवाने का। टीका केवल यदि आप एलर्जिक हैं या फिर आप टीके की किसी कंपोनेंट से आपको एलर्जी है, प्रेग्नेंट हैं, या फिर आपको वर्तमान में कोविड हुआ हुआ है, मतलब हुआ हुआ है तो मेरा मतलब आप इन्फेक्टेड हैं एट प्रेजेंट, तो उसमें टीका लगवाने का कॉन्ट्राइंडिकेशन है, यानी कि आपको टीका लगाने की मनाही है। अन्यथा यदि पुरानी किसी बीमारी की दवाइयां चल रही है तो उसका टीके के साथ कोई ऐसा प्रभाव नहीं, बिल्कुल आप टीका लगवा सकते हैं। जी, हम डॉक्टर नीरज आपके पास आएंगे। जिस तरह से लोगों को इस वक्त बड़ी समस्याएं हो रही हार्ट को लेकर, और हार्ट जो पेशेंट हैं उनमें भी बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा है, उसको लेके वो क्या प्रिकॉशन बरते हैं कि ताकि उनको कोई समस्या ना आए, क्योंकि जो अस्पतालों की व्यवस्था है वहाँ बेड्स नहीं है, लोग परेशान हैं। तो जो हार्ट पेशेंट हैं वो अपना ख्याल कैसे रखें? सर, किसी भी उसमें कोरोना को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला चीज है कि बचाव मीन्स हमको कोरोना ना हो। उसके लिए सब लोग, अब तो लगभग हर इंसान जानता है कि कैसे हमको बचाव करना है। हमको अननेसेसरी घर से बाहर नहीं निकलना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजेशन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। वो सभी लोगों के लिए कॉमन है, चाहे वो किसी बीमारी से ट्रीटमेंट ले रहे हैं या वो नॉर्मल स्वस्थ है। दूसरा हुआ है कि अगर आप किसी पॉजिटिव पेशेंट्स के संपर्क में आ गए हैं या आपको लगता है कि यू आर इन्फेक्टेड समहाउ, किसी तरह से आपको लगता है कि आपको जो है इन्फेक्शन हुआ है, तो सबसे पहले आप अपनी जो भी नियरेस्ट फैसिलिटी है, चाहे वो कोविड फैसिलिटी हो चाहे नॉन कोविड, आप पहले वहाँ जाइए, अपने आप को चेक कराइए। जो जांच से बताई गई है कि आप फीवर आ रहा है, कफिंग हो रही है, या अगर ऐसा कुछ लगता है आप कोविड का जांच तुरंत कराएं। और अपने कोविड की ट्रीटमेंट के साथ साथ अपने जो कार्डियक ट्रीटमेंट है आप उसको भी ऑप्टिमाइज कराएं। अपने डॉक्टर से फोन पर बात कर लें, या अगर उनको वो देख सकते हैं तो उनको दिखा दीजिए। तीसरा ये है कि इनकेस अगर आप कोविड पॉजिटिव हो गए हैं तो हर कोविड फैसिलिटी में जहाँ पे आप एडमिट होते हैं या अपने आप घर पर रहते हैं, ये सुविधा है कि आप अपनी कार्डियक मेडिसिन या किसी और बीमारी की मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं उसको ऑप्टिमाइज करके वहाँ से ले सकते हैं। हमको क्या चलाना है, क्या बंद करना है। तो ये तीनों चीज़ें में हमको एक्स्ट्रा अलर्टनेस दिखानी है। अगर हम ऑलरेडी किसी भी डिजीज से हम ग्रसित हैं तो हमको बचाव के लिए ज़्यादा प्रयास करना है, अपने ऊपर ज़्यादा संदेह करना है कि अगर हम किसी भी तरह से, हमको कोई दूर से भी अगर पेशेंट निकल जाता है, हमको लगता है कि हम आज भीड़ में गए थे, हम कोविड हो सकता है, तो उसकी प्रिकॉशंस पहले ही स्टार्ट कर देनी है। और अगर आपको सिम्टम्स हैं तो बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए, अपने घर में खुद रह के इलाज करने की कोशिश मत कीजिए, किसी एक्सपर्ट से जरूर सलाह लें। बिल्कुल। एक दर्शक जुड़ गए हैं धर्मेंद्र लखनऊ से। धर्मेंद्र, अपना सवाल कीजिए। एक और दर्शक जुड़ गए हैं विपिन जुड़ गए हैं लखनऊ से। विपिन, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो जी विपिन, अपना सवाल कीजिए। ऐसा भी ये डायबिटीज पेशेंट है, इनका जो है आइसोलेट घर पे ही है, बुखार आके गला जो है झगड़ गया था, क्या करें सर इसके लिए? फिर से अपना सवाल कीजिए।
ये सर डायबिटीज की पेशेंट है, हल्का बुखार आया, उसके बाद गला जकड़ गया है, गला। जी जी बिल्कुल। हम डॉक्टर अवध दुबे जी के पास आएंगे। डॉक्टर अवध, जिस तरह से हमारे दर्शक कह रहे हैं उनका गला जो है खराब हो गया है और डायबिटीज के पेशेंट हैं, ऐसे में वो क्या प्रिकॉशन बरतें और कैसे क्या करें जिससे कि उनको राहत मिले, आराम मिले? प्रमुख बात यह है कि एक तो डायबिटीज के पेशेंट हैं और उनका गला खराब है, तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, कोविड या अदरवाइज भी, कि अगर शरीर में डायबिटीज है और वो कंट्रोल में नहीं है तो वो गला खराब ही आगे की समस्याओं में कन्वर्ट हो सकता है। तो जैसे कि सबको मालूम है कि ये नेजल एरियाज में जो भी कोरोना वायरस होता है वो 3-4 दिन के बाद फिर गले में और उसके बाद नीचे चेस्ट की ओर जाता है। तो अगर आपका गला खराब है आजकल के माहौल में और डायबिटीज है, तो डायबिटीज कंट्रोल है कि नहीं ये असर्टेन करिए और इमीडिएटली किसी गले के डॉक्टर को दिखाइए। यदि उनको लग रहा है तो वो आपको कोविड के आगे टेस्ट करा सकते हैं। अपने मन से कोई इलाज मत करिए। जी डॉक्टर अवध, साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगा, जो आंखों के पेशेंट हैं जिनकी आईज वीक रहती है, आंखों की समस्या रहती है, उनके लिए एक जो नई वेव, सेकेंड वेव है कोरोना वायरस की, वो उनके लिए कितनी खतरनाक है? देखिए ऐसा है कि जो आँख की जो एक लेयर है, नाक की जो एक लेयर है, मुंह की और जो चेस्ट में, तो ये सभी जो ऐसी स्थिति है कि ये कहीं से भी इन्फेक्शन हो सकता है, आँख से कम हो पाता है, बट आँख को अभी बचाव करना है। और जब इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर इनको किसी से भी बात करनी है तो उतना डिस्टेंस रखना चाहिए, और स्पेशली अगर बहुत ऐसी जगह पर हो जहाँ भीड़ भाड़ हो, वहाँ पर आंखों का भी उतना ही बचाव करना जितना नाक या मुंह के जो एंटरिंग पॉइंट्स हैं उनका बचाव करना। जी हम डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी के पास आएंगे। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, जिस तरह से बच्चों में भी इस बार कोरोना के जो लक्षण है देखे जा रहे हैं, वो भी संक्रमण से अछूते नहीं है। अगर फर्स्ट वेव की बात करें वहाँ बच्चों में समस्या ऐसी नहीं आई थी, लेकिन इस बार बच्चों में भी ये पॉजिटिविटी रेट थोड़ा सा बढ़ा है। उनको लेकर क्या वो कैसे एहतियात बरतें, बच्चों जो बच्चे के माता पिता हैं बच्चों को लेकर क्या ऐसे एहतियात बरतें ताकि उन तक ये वायरस ना आए? जी ये बिल्कुल आरिश भाई, सेकंड जो लहर है जिसको हम कोरोना 2 कहते हैं, पार्ट 2, इसमें म्यूटेशन की वजह से डबल म्यूटेशन, ट्रिपल म्यूटेशन, खासकर इंडियन जो म्यूटेशन अभी लेटेस्ट आया है या साउथ अफ्रीका, ब्राजील या यूके का है, खासकर महाराष्ट्र, पंजाब में और बंगाल में है, इसमें ये देखा गया कि यंगर पीपल, पहले हम लोग सोचते थे कि बच्चों को संभावना ना के बराबर है, लेकिन अब देख रहे हैं कि 5 साल से ऊपर के बच्चे भी आ रहे हैं और पूरे सिम्टम वही हैं और पॉजिटिव भी आ रहे हैं। अपने देश में सेकेंड लहर में लगभग एक स्टडी जो आंकड़े आए हैं, करीब 1 लाख बच्चे जो 5 से 15 साल के हैं वो हैं। तो बड़ों को जो सावधानी है बच्चों को बरतनी, यानी कि जैसे कि प्रॉपर मास्क जिसमें नाक से लेकर के थोड़ी तक का हिस्सा कवर रहे, कम से कम 2 या 3 लेयर वाला, एडिकेटली फिट, मतलब ये नहीं कि छोटे बच्चे को बड़े वाला लगा दिया और बड़े को छोटा वाला लगा दिया। तो सही नाप का बाजार में मिलते हैं, वो मास्क का प्रयोग करें। और बच्चे को अगर सिम्टम हैं तो उनका भी कोविड टेस्ट कराएं, उसको आइसोलेट करें जब तक रिपोर्ट ना आ जाए। तीसरा ये है कि वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अक्सर शादियां, विवाह, मुंडन तरह तरह के वो हैं, कृपा करके 6 महीने तक भूल जाएं। मैं फिर कह रहा हूँ, तो बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखें। एक दर्शक और जुड़ गए हमारे साथ, रणवीर इंदौर से। रणवीर, अपना सवाल कीजिए। हेलो, नमस्कार, मैं रणवीर चौरसिया बोल रहा हूँ यहाँ इंदौर से। जी नमस्कार। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद बोलना चाहूंगा इस खूबसूरत इनिशिएटिव के लिए जो आप कर रहे हैं, हमसे घर बैठे कॉल करके सवाल पूछने का। मेरे पास आपके लिए 2 प्रश्न हैं। सबसे प्रथम, जैसे यहाँ इंदौर में हम सभी गाइडलाइंस का पूरा फॉलो कर रहे हैं, बट फिर भी यहाँ पर हॉस्पिटल सब फुल हो गए हैं और इंजेक्शन की कमी पड़ रही है, तो हमें होम आइसोलेशन के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए? और दूसरा सवाल मेरे पास ये है कि क्या स्ट्रीट डॉग से भी कोरोना वायरस फैलता है और हमें उनसे बचने के लिए क्या 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 स्टेप्स लेने चाहिए? जी बिल्कुल, हम ये सवाल का जवाब डॉक्टर अवध दुबे जी से लेना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से इन्होंने कहा कि क्या कोरोना वायरस स्ट्रीट डॉग्स जो हैं उनसे भी फैलता है, और अगर आपके पास ऑक्सीजन या पर्याप्त व्यवस्था नहीं है तो क्या घर पर आइसोलेट होकर भी बचा जा सकता है?
पहला जो सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो घर में कैसे बचा जा सकता है। में हमें बहुत साइंटिफिक रहना है। मैंने पहले भी ये बोला था, तब शायद ये उस पर नहीं थे कॉल पर। तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन कराइए और उस दोनों इन्वेस्टिगेशंस आरटीपीसीआर और चेस्ट का सीटी स्कैन, अगर दोनों में कुछ प्रॉब्लम है तो आप घर पर आइसोलेशन वाला पॉइंट मन में बिल्कुल कतई मत रखिए। उसमें आप बहुत सारे पॉइंट्स पर धोखा खा सकते हैं, इसलिए आप अपना एज सुन एज पॉसिबल जो भी वहाँ पर आपके शहर में फैसिलिटीज होंगी, गवर्नमेंटल या नॉन गवर्नमेंटल, वहाँ उनको अटेंड करिए। इसके बीच में आपका फैमिली फिजिशियन आपको बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि वो आपकी हर चीज़ से वाकिफ होते हैं। तो आप अगर उनसे सवाल करेंगे तो वो आपको काफ़ी कुछ मदद कर सकते हैं। तो एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरे ये कि जो ये आपने स्ट्रीट डॉग्स वाली बात करी है, तो अभी ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर काफ़ी आगे काम किया जा रहा है, लेकिन अभी जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अगर वो आपसे दूर हैं तो आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकती। डॉक्टर साहब, साथ ही साथ एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से ये भी खबर आ रही है, रिसर्च में दावे किए जा रहे हैं कि जो प्रोटीन का स्केल है, प्रोटीन की जो मात्रा है, उसको आपको ठीक रखना है, तो क्या प्रोटीन बेहद ज़रूरी है इस वक्त कोरोना से बचने के लिए? देखिए, एक प्रमुख बात ये समझनी है जो कि कोविड के साथ साथ अदरवाइज भी मेरा ये स्पष्ट मानना है कि संसार में अगर आपको जीवित रहना है, आगे बढ़ना है, तो आपके पास एनर्जी का जो पार्ट है वो हर किसी और पार्ट के अलावा सबसे अधिक एनर्जी ही आपको सफलता की ओर ले जाएगी। चाहे वो कोविड हो, तो अगर कोविड के माध्यम से देखें तो इसमें भी हमारा अगर इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है जी, उसको लड़ सकता है, उसको फेस कर सकता है। उसके लिए प्रोटीन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, तो इसलिए प्रोटीन पर विशेष ध्यान दें। जी। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, रंजीत लखनऊ से। रंजीत, अपना सवाल करिए। रंजीत, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, मैं अभिषेक उपाध्याय बोल रहा हूँ। जी, मैं अभिषेक उपाध्याय लखनऊ से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब पेशेंट का, किसी भी पेशेंट का सैचुरेशन डाउन होने लगता है और जब हम उनको ऑक्सीजन पे रखते हैं, तो क्या कोई एक फिक्स क्राइटेरिया होना चाहिए कि हम उनको इतने ही लीटर पे ऑक्सीजन पे रखें? कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मल जो घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर ले करके अपने पेशेंट को रखते हैं, 8 लीटर, 10 लीटर या 12 लीटर ऑक्सीजन पे रख देते हैं, तो क्या ज्यादा लीटर पे ऑक्सीजन रखने से पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं? बिल्कुल। अभी इस बारे में डॉक्टर साहब ने बताया भी था, हम एक बार फिर से पूछ लेते हैं। हम डॉक्टर नीरज आपके पास आएंगे। इन्होंने कहा कि अगर ऑक्सीजन सिलेंडर हमें उपलब्ध हो जाता है और जो हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पाता, तो क्या ऑक्सीजन सिलेंडर को हम घर पर रख सकते हैं? सैचुरेशन कम होता है, उसका लेवल क्या होना चाहिए? डॉक्टर नीरज ये सवाल एक ऐसा है जिसका कि अगर हम डॉक्टर्स की सलाह से ही चले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के लेवल को जैसे कि बताया गया कि 93, 94 आपका नॉर्मल उसमें होना चाहिए। इसके बाद अगर ये उससे कम होता है तो सर इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ ये कि क्या आपका लंग्स डैमेज है, नंबर 1। नंबर 2, क्या आपको केवल जो रेस्पिरेटरी सिम्टम आए हैं जिसके से स्पाज्म हो सकता है, जैसे कि हमको अस्थमैटिक हो जाते हैं, क्या उस तरह कोई दिक्कत है? तो ये केवल हम घर में ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लें, हमारा सैचुरेशन कम है और सोचें कि हम सेफ है, ऐसा नहीं है। आपको डिजीज प्रोसेस को रोकना है। ये केवल सिम्टम हो जाएगा। हमारा ऑक्सीजन का लेवल कम होना एक सिम्टम है। हमने अगर डिजीज प्रोसेस को नहीं रोका तो ऑक्सीजन हमारे कोरोना की डिजीज को, उसकी गति को नहीं रोकेगा। हमको उसकी गति की रोकनी है। साथ में जो सिम्टम वो दे रहा है कि हमारा ऑक्सीजन का लेवल कम है, तो ऑक्सीजन केवल उस सिम्टम के लिए है, ना कि डिजीज को रोकने के लिए। ऑक्सीजन लगाने से हमारा कोरोना खत्म नहीं होगा। तो इसके लिए बेहतर है कि आप सिलेंडर घर में लगाएं, वो अलग चीज़ है। लेकिन उससे पहले अपने जो ओपिनियन लेनी है आपको अपनी कोविड फैसिलिटी से, अपने फिजिशियन से या नियर बाई जो डॉक्टर है, आप उससे बात करें। बात करने, आपको फीवर आ रहा है, आपका सैचुरेशन कम है, आपको डिस्निया हो रहा है, आपके जो रेस्पिरेटरी पैटर्न है वो पूरा चेंज हो गया है,
तो अगर आप उस कंडीशन में ऑक्सीजन लगाएंगे तो आप अपने आप को जो है और बड़ी मुसीबत में डालने जी बिल्कुल, बिना सलाह के ऑक्सीजन लगाना भी एक खतरनाक हो सकता है। एक दर्शक जुड़ गए हैं, आकाश कानपुर से। आकाश, अपना सवाल करिए। जी सर नमस्कार। मैं सर आप पर भी स्पष्ट ही जानना चाहता हूँ कि जैसे मैं मार्केट में जा रहा हूँ, मैंने इस समय मास्क लगाया हुआ है, तो तभी अचानक मुझे छींक आ जाती है, तो मैं छींकने के लिए मास्क हटा के छींकूं कि मास्क के अंदर ही मुझे छींकना चाहिए रहेगा? बिल्कुल, हम डॉक्टर वीएन त्रिपाठी से जानना चाहेंगे इनका सवाल। इन्होंने कहा है कि अगर इनको छींक आ जाती है, अगर ये घर के बाहर हैं, तो मास्क में ही छींकें या फिर मास्क को उतार कर ये छींकें? देखिए, मास्क तो समझिए ये एक तरह का टीकाकरण है जो सबसे पहला है। और मास्क के बारे में पहले चुन्नी, ये नकाब, रुमाल, ये सब बिल्कुल एब्सर्ड हैं और ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है और ये कोरोना से बचाने में कतई सहायक नहीं है। 1 2 N95 मास्क बिना बाल वाला वो बिल्कुल सही है। तीसरा ये कि घर में भी बना सकते हैं 2 या 3 लेयर वाला सूती मास्क या टेरिकॉट का मास्क, ये भी उपयोगी है। ध्यान रहे कि बच्चों के साइज हो, नाक और थोड़ी ये सब कवर करे, एक तरह का सील बनाए जिससे कि कहीं और से हमारा जो एयर है वो घुस ना पाए। कोशिश होनी चाहिए और उस के थ्रू ही जाए जिससे कि जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हमारे मास्क में रोक लें। तीसरी चीज, मास्क को ऊपर से कभी न छुए, जब उतारना है तो कान से उतारे। चौथी पांचवी चीज, इसको डिस्पोजल बहुत जरूरी है, इसको या तो काट के डस्टबिन में डाल दीजिए या अगर जलाने की सुविधा जला दीजिए, लेकिन मास्क का सब्स्टिट्यूट चुन्नी, दुपट्टा, नकाब, ओढ़नी, अंगोछा ये कतई नहीं है, इसको डिस्करेज करना चाहिए। इसके अलावा ऑक्सीजन की बात और बता दूं, ऑक्सीजन के बारे में यह है कि ऑक्सीजन खुद कभी ना लगाए, ऑक्सीजन हमेशा डॉक्टर से पूछ के लगाए और कोशिश हो कि ऑक्सीजन हॉस्पिटल में ही लगे, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग होती है और 15, 20, 25 मिनट, आधे घंटे की ऑक्सीजन देने से, जैसा डॉक्टर नीरज ने बताया, कोरोना नहीं ठीक होगा। ये केवल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है और इसका डिस्करेज किया जाना चाहिए। घर में स्वयं डॉक्टर बन के ऑक्सीजन लगाएं बिना मॉनिटरिंग के। जी एक दर्शक जुड़ गए हैं डीके कानपुर से। डीके, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी डीके, अपना सवाल कीजिए। हाँ सर जी, डॉक्टर साहब मैं आपका एक पेशेंट भी हूँ। 20 साल से मैंने 20 तारीख को उसकी वैक्सीन लगी थी, सेकेंड कोरोना की, तो उस दिन सर मुझे शाम से बुखार आ गया, अगले दिन भी आ गया। मैंने पैरासीटामोल खाई लेकिन मुझे नींद नहीं पड़ती है दोनों दिन से एक भी। जी डॉक्टर अवध, मैं आपके पास आऊँगा। इन्होंने कहा कि जब इन्होंने वैक्सीन लगवाई उसके बाद उनको फीवर आ गया। ये कॉमन भी है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि जब वैक्सीन लगा रहे हैं फीवर आ रहा है, तो इसके लिए क्या घबराने की जरूरत है? इसके लिए देखिए घबराने की जरूरत नहीं है। जो टीकाकरण किया जाता है वहाँ वो साथ में आपको पैरासिटामोल वगैरह देते भी हैं, तो वो ये बिल्कुल, और वो ये कहते हैं कि आप सुबह शाम खाइए, क्योंकि ये जो भी हमारे अंदर वैक्सीन का पोर्शन जा रहा होता है तो बॉडी उस पोर्शन को रिसीव करने में, उसके अंदर उसके रिस्पॉन्सेज में बुखार, ये डलनेस, एकदम से लिथार्जी आ जाना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, थोड़ा एक्सट्रीम पर भी हो सकती हैं। तो वो आप उसके लिए परेशान ना हो, दवा खाते रहें, आराम करें, ज़्यादा बात ना करें और जितना हो सके आप रेस्टेड रहें। अगर एक दिन आप रेस्टेड रहेंगे तो आपका एनर्जी लेवल फौरन ठीक हो जाएगा। यदि उसके बाद भी आपको सिम्टम्स होते हैं या दिक्कत होती हैं, जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर आपने वैक्सीनेशन करवाया है वहाँ का फ़ोन नंबर लेकर संग में रखें, जिससे वहाँ पर आप ये सवाल कर सकें। जी डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि लगातार अब ये भी कहा जा रहा है बहुत सारे जो पेशेंट हैं वो होम आइसोलेशन में हैं, लेकिन जो विटामिन डी है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा, और ऐसी रिपोर्ट भी आई है कि विटामिन डी भी बेहद ज़रूरी है इस समय, क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। तो उसके लिए ऐसी कौन सी चीज़ों का सेवन करें जो विटामिन डी हमें पर्याप्त मात्रा में मिल पाए? अरे जी, देखिए हमारे जो डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, बच्चों से लेके बड़ों में, ये देखा गया है करीब 70 से 80% लोग विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। उसका कारण, कई कारण है, मैं समय के अभाव में नहीं जाना चाहूंगा,
लेकिन धूप का सेवन वो बहुत जरूरी था। जो हमारे फादर या दादा लोग अक्सर लेते थे कम कपड़े पहन के धूप का, वो चीज खत्म हो गई। डाइट में भी हमने देखा कि दूध, घी, बटर ये सामान्य जनता से दूर है, धूप से भी दूर है, डाइटरी भी दूर है। तो इसका सबसे बढ़िया ये है कि जैसा और दूसरा विटामिन डी का रोल इम्यूनिटी में भी है। तो इम्यून डेफिशिएंसी में भी विटामिन डी की कमी पाई गई, और जब पूरा किया तो प्रत्येक व्यक्ति को बिना जांच कराए खुद महीने में 2 बार विटामिन डी 60,000 का सैचे आता है, 20-25 रुपए का आता है, इसको स्वतः ले लेना चाहिए आधे कप दूध या पानी के साथ। ये केवल कोरोना से ही नहीं बचाएगा, और भी इन्फेक्शन से बचाएगा, और खासकर हड्डियां ग्रोथ की, खासकर बच्चों में और बड़ों में, उससे बचाएगा। डॉक्टर त्रिपाठी, एक सवाल उस वक्त छूट गया था, वो भी पूछना चाहूंगा कि अगर वो आप छींक आती है, घर के बाहर आप हैं, मास्क लगाए हुए हैं, तो छींकते वक्त क्या मास्क लगा रहे या मास्क उतार कर कहीं साइड में कॉर्नर में जाके हम छींकें? डॉक्टर साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी। हाँ जी। एक सवाल रह गया था कि अगर छींक अगर आपको आती है, आप घर के बाहर हैं, तो मास्क को हटाकर छींके, मास्क पहने हुए आप छींके, बाद में उस मास्क को डिस्ट्रॉय कर दें? नहीं, मास्क को लगा के छींकें जी, और इसके बाद मास्क को चेंज करें जी। तो बिल्कुल मास्क को डिस्ट्रॉय कर दें। खतरनाक है, क्रिमिनल है ये कि आपने ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से 1.5-2 मीटर तक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैला दिया। अगर आप कोविड के हैं तो कहते नहीं एटिकेट्स, कफ एंड स्नीजिंग एटिकेट्स आने चाहिए। संयोग बस या दुर्भाग्य बस हमारे देश में इसकी बड़ी कमी है। जगह जगह थूकना, जगह जगह छींकना, खांसना, ये सब नहीं होना चाहिए। जी। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, राजन हापुड़ से। राजन, अपना सवाल कीजिए। राजन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद राजन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम वापस आएंगे डॉक्टर अवध जी के पास। डॉक्टर अवध, क्या लगता है कि जो ज़्यादातर जो रिसर्च में आ रहा है कि अगर आप नियमित व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसका भी कहीं काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा मिलता है, तो क्या योगा और एक्सरसाइज, मेडिटेशन ये भी बेहद कारगर है कोरोना से बचने के लिए? आपने बहुत ही सारगर्भित प्रश्न किया है, और मैं ये सोच रहा था कि अंत में हम सब लोग 2-2 मिनट अगर अपने कोई रखना चाहें जी, तो मैं इसमें उस पॉइंट को लूंगा। थोड़ा हमें ये समझना है कि जो भारत की संस्कृति रही है, तो भारत की संस्कृति में 104 जो वर्ग बनाए गए थे, 25 साल, 50, 75, 100 वर्ष तक वो सारे जो लोग थे वो जीवित रहते थे। तो अगर हम समाज सिर्फ इतना समझ ले कि हमें हमारी जो हेल्थ है उसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। शारीरिक में अगर हम ये जितनी भी एक्सरसाइज हैं, योगिक एक्सरसाइज हैं, वो करें, शरीर की एक्सरसाइज करें, और हम वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। इसका एक समय और एनर्जी बचाइए और जीवन बचाइए। तो सब बचाकर समय की प्रायोरिटी में आप इन चीज़ों के लिए शरीर के रूप में उसको समय दें। फिर आपका पौष्टिक आहार होना चाहिए जिसमें कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बहुत मुश्किल नहीं है मालूम करना, वो कभी भी इस पर आप एक बड़ा प्रोग्राम भी कर सकते हैं। और उसके अलावा कोशिश ये करनी चाहिए कि नींद अवध जी, हाँ, जाते जाते एक आखिरी सवाल पूछेंगे डॉक्टर आकाश से। डॉक्टर आकाश जी, जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है जो हल्दी वाला दूध है वो काफ़ी कारगर है, लेकिन लोगों को इसकी मात्रा नहीं पता। हल्दी की क्वांटिटी कितनी रखें जब हम हल्दी वाला दूध पीते हैं? देखिए, ये सब जो चीज़ें हैं, जैसा पहले प्रोफेसर त्रिपाठी जी ने भी बताया कि आप कर सकते हैं, ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, इनमें कोई ये दवा की डोज नहीं है कि कितना रखना है। 1-2 चम्मच हल्दी डाल के दूध पी सकते हैं। जितना मुझे मॉडर्न मेडिसिन की जानकारी है, हल्दी की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, निश्चित रूप से काफ़ी बीमारियों में उसे कारगर पाया गया है, तो हल्दी का दूध पी सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बाय एंड लार्ज संदेश मैं जनता को यही देना चाहूँगा कि इम्यूनिटी
आपकी लाइफस्टाइल और काफी चीजों का एक मिला जुला परिणाम है, वो एक दिन दो दिन में नहीं बदलेगा। अपना ध्यान इम्यूनिटी बढ़ाने की बजाय जो आपके प्रिवेंटिव मेजर्स है, मास्क, हाथ धोना, उन पे रखें। जो बाजार में इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाइयां हैं, चाहे वो एलोपैथी की क्यों ना हो, हम लोग उनका भी विरोध उतना ही करते हैं कि उनको लेने के बजाय अपना ध्यान रखें, प्रिवेंटिव मेजर्स पे ध्यान दें। बाकी जो नेचुरल चीजें हैं, हल्दी का दूध वगैरह, वो निश्चित रूप से आप ले सकते हैं। एक और आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे पूछेंगे। डॉक्टर नीरज जी, जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए इस वक्त? सर, जैसे मैंने पहले बताया, सबसे बड़ी जो जरूरी चीज़ है वो है बचाव। आप किसी भी तरह से कोशिश कीजिए कि आपको कोरोना बिल्कुल ना होने पाए। दूसरा, अपना आपको जो बॉडी रिजर्व होता है, बॉडी रिजर्व को अच्छा मेंटेन कीजिए। बॉडी रिजर्व को मेंटेन करना ये एक तरह के आपके बैंक बैलेंस की तरह होता है कि इन केस अगर आपके पास 2-4 दिन की आपकी कमाई नहीं भी होती है तो आप अपने बैंक बैलेंस से अपना काम चला लेते हैं। ऐसे ही हमारा बॉडी रिजर्व होता है। तो बॉडी रिजर्व को मेंटेन करने के लिए ही योग, एक्सरसाइज, अच्छा खान पान, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा आचार विचार, ये सब हमारी बॉडी रिजर्व रखता है। तो अगर आपकी बॉडी रिजर्व अच्छा है तो उसके बाद भी आपको कोई बीमारी अगर लगती है तो आप उसको बड़े अच्छे से आप उसका सामना कर लेते हैं, आपको ज्यादा नुकसान वो नहीं कर पाता है। तो ऐसे ही यही चीज कोरोना में भी लागू होती है और जो बाकी बीमारी है उसके लिए भी सेम है। बिल्कुल। कि आप अपना खान एक आखिरी सवाल डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी आपसे पूछेंगे, वक्त हमारे पास कम है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से देखा जाता है बच्चे इस वक्त ना स्कूल जा पा रहे हैं, ना पार्क जा पा रहे हैं, उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बिल्कुल खत्म हो गई है और ज़्यादातर बच्चे आजकल फ़ोन में गेम्स खेलते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए ताकि वे भी स्वस्थ रहें? बिल्कुल आरिश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं कतई बच्चों को मना कर रहा हूँ कि ना वो पार्क जाएं, ना पार्टी में जाएं, कहीं ना जाएं। हाँ, घर में उम्र के हिसाब से बच्चों को एक्टिविटी कराइए, पेरेंट्स उसमें साथ में हिस्सा लें। स्किपिंग है, योगा है, डांस है, हॉबी क्लासेस हैं, छत के ऊपर आप कर सकते हैं, जहां भी जगह मिले। और एक फार्मूला हमने बताया, अपने दर्शकों को भी बताते हैं, 138 डॉक्टर अवध दुबे सर ने जो बताया बिल्कुल सही है कि 1 घंटे पसीना, 3 गुड मील्स और 8 घंटे सोना। तो आज का एक मैसेज मैं दूं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 138 का पालन करें, यानी 1 घंटे पसीना, उसमें 15 मिनट का योग भी हो जाए, 3 गुड मील्स, ब्रेकफास्ट सबसे बड़ा, लंच और डिनर, और 8 घंटे सोना। ये कोरोना से ही नहीं और भी लाइफस्टाइल डिजीज से बचाएगा। अपनी लाइफस्टाइल को दुरुस्त करें और स्वस्थ रहें। आप सभी लोगों ने इतना कीमती वक्त निकाला। डॉक्टर नीरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आकाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर अवध दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे दर्शकों को उनके सवालों के जवाब देने के लिए। तो लगातार आपने देखा, हेल्थ कॉन्फ्रेंस में हमने आज बात करी उन सवालों की जो लगातार लोगों के मन में उठ रहे थे कि अगर कोरोना से बचाव कैसे करें, उसको चलते अपनी लाइफस्टाइल को कैसे दुरुस्त बनाएं। फिलहाल इस कार्यक्रम में हम आपसे इजाज़त लेंगे। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।